नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। फिर से एक बार हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। और मौलिक अधिकार जो हमने पीछे पढ़ाया था, जिसमें हमने अनुच्छेद आपको 13 तक पढ़ा दिया था, 13 तक अनुच्छेद पढ़ाया था, जिसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया था। इसके बाद बेटा हमने जो आपको संविधान में एक और वीडियो डाला है, वो वीडियो डाला है भारत की अनुसूचियाँ। तो संविधान की अनुसूचियाँ जो है ना, वो हमने बताई आपको, लेकिन उसमें एक मिस्टेक हो गई है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आप उस मिस्टेक को सही कर लीजिए। जो हमने 92वां संविधान संशोधन बताया था, ठीक है ना, 2004 में, वहाँ पे 2003 कर लीजिए। जो अनुसूची 8 बताई थी, अनुसूची 8 में क्या हमारी मानक भाषाएं यहाँ की बात की तो मानक भाषाएं मेरी 22 थी। तो उसमें अनुसूची 8 में जो मानक भाषाएं 22 हैं, उसमें मैंने जो 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 कर लेना, उसमें ये बताया था कि बोडो, संथाली और मैथिली और डोंगरी भाषाएं, 4 भाषाएं उसमें जोड़ी गई थी, जो मानक भाषाएं मेरी हो गई। तो आज भारत में कितनी 22 भाषाएं, वहीं पे सही कर लेना उसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे बेटा, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। और मौलिक अधिकार जो आज पढ़ेंगे वो समानता का अधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समानता का अधिकार। तो हमने प्रस्तावना में क्या पढ़ा था, समानता का बताया था बात वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आज समानता का अधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समानता का अधिकार। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समानता का अधिकार। आइए हम लोग समानता का अधिकार को समझते हैं आगे। तो यहाँ पे जो मेरे 7 जो मेरे मौलिक अधिकार थे शुरू में, उनको यहाँ पे एक मौलिक अधिकार मेरा हटा दिया गया था। आपको हम बता चुके हैं, फिर से हम उसको हम रिकॉल करते हैं। 44वां संविधान संशोधन तहत 1978 में जो मेरा संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया था। ठीक, उसमें अनुच्छेद 31 और 19F को दोनों को हटा के भाग 12 में ले गए, और भाग 12 में एक नई धारा, एक नई आर्टिकल 300 का जोड़ी, और उसमें हमने विधि का अधिकार बना दिया। मतलब जो मौलिक अधिकार था मेरा संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति रखने का हमें राइट था, पूरी तरीके से अधिकार था। उसमें हमारा गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई कानून यहाँ पे संविधान हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेकिन 1978 में क्या हुआ, इसमें ये विधि का अधिकार बना दिया, मतलब इसको कानून के दायरे में ला दिया गया। जब कानून के दायरे में ला दिया गया तो इस जांच के दायरे में आ जाएगा। कहने का अर्थ है यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे हमारा CBI वगैरह है या मेरा ED है, तो ये हमारी जो है क्या कर सकते हैं, किसी का धन कहाँ से आया, कैसे आया, है ना, आप कैसे 420 से धन कमाए हो या मानव तस्करी से कमाए, तमाम समस्याएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, वहाँ से आप पैसा अर्निंग कर रहे हो, मतलब अनफेयर वे, यू आर अर्निंग द मनी अनफेयर वे, आप गलत तरीके से, गलत रास्ते से पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कानून के दायरे में ला दिया गया। तो ये यहाँ पे हम बात समझ गए हैं, ठीक है ना। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार, वर्तमान काल में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से हैं? ध्यान से दीजिए। यहाँ पे एक समानता का अधिकार है, एक स्वतंत्रता का अधिकार है, और बेटा तीसरा मेरा क्या, शोषण विरुद्ध अधिकार है, ठीक है ना। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और मेरा क्या है यहाँ पे संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक, है ना, उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, आर्टिकल 32 को, है ना, ये संविधान का क्या है, आत्मा भी है और साथ ही क्या है, हृदय भी है, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 जो हमारा क्या कर रहा है, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन कर रहा है। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। अगर कोई भी, चाहे कोई भी निचली अदालत हो, या फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि निचले जो न्याय की व्यवस्थाएं, अगर वो मेरी सुनवाई नहीं कर रही किसी आम नागरिक, किसी आम, है ना, नागरिक की, तो उसके लिए हम रिट कहाँ दायर कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत कर सकते हैं। आइए समझते हैं यहाँ पे समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो मेरे दिया हुआ है, वो कहाँ से, 14 से 18 में दिया गया। समानता का अधिकार कहाँ से दिया? 14 से 18 में दिया है। तो सबसे पहले बेटा मुझे क्या समझना पड़ेगा, आर्टिकल 14 समझना होगा ना, आर्टिकल 14। चलिए हम लोग आर्टिकल 14 को समझते हैं। देखिए आर्टिकल जो 14 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में बेटा 2 बातें लिखी हुई हैं। 2 बातें क्या लिखी हुई, उनको समझते हैं। 2 बातें ये लिखी हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ विधि के समक्ष समानता, मतलब इक्वल बिफोर द लॉ। क्या लिखा हो? इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है ना। दूसरी बात क्या लिखी, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का संरक्षण, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। यहाँ पे प्लूरल बन रहा है, यहाँ पे क्या मतलब प्लूरल बन रहा है, प्लूरिटी को दर्शा रहा, मतलब ये समझेगा इसको, ठीक है ना। पहली बात, विधियों के समक्ष समानता, इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक। और यहाँ पे क्या है, इक्वल
प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। फिर यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं इसी अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 के बारे में एक बात और नज़र आ रही इसमें। एक व्यक्ति थे एवी डाइसी ब्रिटेन में, तो उन्होंने यहाँ पे क्या काम किया था, एक रूल ऑफ द लॉ बनाया था, एक किताब लिखी थी रूल ऑफ द लॉ, उसमें यहाँ पे कानून के बारे में बताया था, कानून के बारे में बताया था। तो किसकी बात कर रहे हैं, एवी डाइसी साहब की बात कर रहे हैं, एवी डाइसी साहब की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी रूल ऑफ द लॉ, ठीक है ना, रूल ऑफ द लॉ। तो रूल ऑफ द लॉ में बहुत सारे कानून के बारे में यहाँ पे बताया था, ठीक है ना, रूल ऑफ द लॉ। इतनी बात समझे। तो डाइसी के अनुसार यहाँ पे कुछ चीज़ें रहीं ब्रिटेन में, तो बाद में ये इंडिया में अप्लाई हुई, और इंडिया में अप्लाई हुई तो कैसे अप्लाई हुई उनको समझते हैं, ठीक है ना। तो रूल ऑफ द लॉ भी से कहते हैं, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 को क्या कहते हैं, रूल ऑफ द लॉ भी कहते हैं। आइए समझते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे विधि के समझ समानता, ये इसका मतलब क्या है। देखिए इसका अर्थ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गहरा अर्थ है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कानून सभी के लिए क्या है, बराबर है। इधर समझते हैं, विधि के समझ समानता क्या, कानून सभी के लिए क्या है, बराबर है। कानून सभी के लिए क्या है, बराबर है, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भारत का कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो अपराध करता है, अपराध के दायरे में आता है, तो उसके लिए कानून सभी के लिए बराबर होगा, ठीक है ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून सभी के लिए इक्वल होगा। तो कहा जाता है कि हमारा कानून जो होता है, कानून मेरा अंधा होता है, अंधा कानून आपने सुना होगा, तो अंधा कानून होता है, कानून मेरा क्या अंधा होता है, और कानून के बहुत बड़े हाथ भी होते हैं, ये भी कहा गया। तो यही चीज़ समझना मुझे कि कानून सभी के लिए इक्वल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके लिए कानून बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होगा कि भेदभाव किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वोपरि कानून है ना। तो यहाँ पे आपको दिखना ना कोई सरकार है सर्वोपरि, यहाँ पे कोई सरकार सर्वोपरि नहीं है कि कोई राज्य बहुत पावरफुल है तो वो सर्वोपरि है, वो कर लेगा मन चाहे तरीके से कुछ भी कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखा जाए अनुच्छेद 14 एक तरीके से संविधान पर भी हावी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अनुच्छेद 14 ये बहुत ही पावरफुल, खूब अपने आप में सुपरमेसी है, ठीक है ना, सुपरमेसी है, अपने आप में सुपर है बहुत ही ज़्यादा। तो ये आप समझ रहे होंगे, कानून सभी के लिए क्या है, बराबर है, चाहे कोई भी हो उसको है ना, उसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे एक अपवाद भी बेटा, अब बात ये है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 यहाँ पे अनुच्छेद 14 के साथ हम एक आर्टिकल और कनेक्ट कर रहे हैं, 361। अनुच्छेद 361 में एक बात लिखी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये बात लिखी हुई कि जो राष्ट्रपति है भारत का, उसको ये प्रोटेक्शन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये भेदभाव कर रहा है। अब बात कर रहा है, भेदभाव नहीं है, देखिए भेदभाव हमने कहा भेदभाव नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक है, और प्रथम नागरिक होने के साथ साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, और इसीलिए यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक ऐसा प्रतिनिधि है जिसको हम डायरेक्ट कोई भी अपराध कर देता है उसको हम कानून के तहत, इस कानून के तहत उसको हम हथकड़ी नहीं लगा सकते या कोर्ट अदालत में पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन कर रहा है। क्योंकि इसलिए कर रहा है क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बेटा इसमें यह हो रहा है कि अगर हम राष्ट्रपति को अगर तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं तो कहा जाएगा, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा, मैसेज ये जाएगा कि एक भारत का राष्ट्रपति एक कटघरे में खड़ा हुआ है या जेल में बंद है, तो बहुत मेरी छवि गिरेगी, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे दो शख्स हैं, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति हैं, और बेटा यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, राज्यपाल भी है, क्योंकि राज्यपाल मतलब गवर्नर भी, इसको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि ये राज्य के तहत है तो इसको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है, तो हम राज्य स्तर पे भी राज्यपाल को भी यहाँ प्रोटेक्शन करेंगे। यही तो बात है, समझ में आ रही कि नहीं? ये बात आपको समझ में आई, तब कानून सभी के लिए क्या बराबर है, ठीक। अगर हम ऐसे समझे कोई अपराध करता है या कोई अपराध के दायरे में आता है तो उसको हम उसी के तहत यहाँ पे सजा का प्रावधान किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि ये जो विधि की समझ समानता है, ये मैंने व्यवस्था कहाँ से अपनाई? ब्रिटेन से अपनाई। कहाँ से अपनाई? ब्रिटेन से अपनाई। इस चीज़ को याद रखें, ये व्यवस्था हमने कहाँ से अपनाई? ब्रिटेन से अपनाई। ओके, एक और ख़ास इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बात ये है कि ये नकारात्मक है। कैसा है? नकारात्मक है। ये नकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये भेदभाव नहीं करेगा, जबकि ये मेरा सकारात्मक है, क्योंकि यहाँ भेदभाव दिखेगा। यहाँ पे क्या है? ये मेरा कैसा है? ये मेरी व्यवस्था है जो विधियों के समान संरक्षण, ये मेरी कैसी है? सकारात्मक है। अभी देखेंगे इसको। सकारात्मक होने के साथ साथ एक चीज़ जो मुझे याद रखना, ये जो व्यवस्था हमने ली है, कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। कहाँ से ली? यूएसए से लिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मैंने कौन सी व्यवस्था ली? विधियों का समान संरक्षण। और ये मैंने कहाँ लिया है?
ब्रिटेन से लिया है। ये नकारात्मक है, मतलब भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, केवल 2 शख्स को छोड़कर सब बाकी बात है ना, भेदभाव नहीं होगा, इनके साथ ही भेदभाव किया जाएगा। ये ऐसी पर्सनालिटी हैं। बाकी बात आम कोई भी हो, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर यहाँ पे कोई मंत्री हो, तो बिल्कुल देखिए मंत्री होगा उसको सज़ा मिलेगी। आपको एक सीधा साधा उदाहरण दिखाते हैं यहाँ पे, अगर कोई मंत्री होगा यहाँ पे तो उसको सज़ा मिलेगी। जल्दी में अभी हाल में एक मंत्री जो है जेल में रहे, ऐसे कई मंत्री हैं जेल में रहे, तो आपको बता दें लालू प्रसाद यादव कौन रहे। लालू प्रसाद यादव को देखेंगे तो इन्होंने चारा घोटाला किया था, ये लंबे समय तक जेल में रहे, बाद में भी जेल छूट के आए हैं। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके लिए है कि मंत्री हो चाहे कोई भी हो, जेल अगर उसने अपराध किया है तो उसके ऊपर कानून इसी अनुच्छेद 14 के तहत उसके साथ व्यवहार किया जाएगा समानता का, ठीक है ना। इतनी बात, तो ये नकारात्मक है। और ये कैसा है, सकारात्मक है। सकारात्मक कैसे है इसको समझते हैं। सकारात्मक ऐसे है कि यहाँ पे SC ST या OBC में कुछ ऐसे लोग हैं या समाज में ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुछ प्रोटेक्शन कर रहा है। जैसे अगर महिलाएं हैं, यहाँ पे महिला है तो उसके लिए यहाँ पे है ना प्रोटेक्शन किया जाए। मान लीजिए महिला कोई है तो वो गर्भवती है, तो उसके लिए यहाँ पे कानून अप्लाई नहीं होगा पूरी, क्योंकि उसे हमें रियायत देना होगा, उसको छूट देना होगा, उसको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। या कोई बच्चा है, तो अगर कोई 20 साल का व्यक्ति है उसने क्राइम किया और किसी 5 साल के बच्चे ने क्राइम किया, तो क्या बराबर सजा दी जाएगी? नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका अभी इतना विकास नहीं हुआ है ना, तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा बच्चे को। ऐसे कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको भी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। समझ मारा कि नहीं? क्योंकि एक विकलांग व्यक्ति और एक सही व्यक्ति है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। एक विकलांग व्यक्ति नहीं इतनी तेज दौड़ सकता है जितना एक नॉर्मल व्यक्ति दौड़ सकता है। समझ मारा? तो ये सारी प्रोटेक्शन है यहाँ पे, ठीक, क्लियर? इतनी बात समझ आई? तो ये मेरा 2 चीज़ें समझना आपको, विधियों को समझ समानता क्या है, विधियों को समझ संरक्षण क्या है, और एक कड़ी और बेटा इसमें जोड़ रहे हैं, वो कड़ी खास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया यहाँ बन सकता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे व्यक्तियों के बारे में कहा गया, चाहे वो भारत के नागरिक हों चाहे विदेशी व्यक्ति, दोनों के ऊपर बराबर अप्लाई होगा। तो ये चीज़ आप याद रखना, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे चाहे भारतीय नागरिक हो या कोई विदेशी नागरिक हो, दोनों के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। कौन? अनुच्छेद 14 दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 15 की तरफ पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 क्या है उसको समझते हैं। अनुच्छेद 15 देखिए, अनुच्छेद 15 क्या है, यहाँ पे कोई भी राज्य मतलब कोई संस्था, चाहे विधानसभा हो, कोई भी संस्था हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, क्योंकि आर्टिकल 12 में हमने आपको परिभाषा बताई थी राज्य की परिभाषा क्या होती, तो वहीं से कहा गया है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं किया। हमने पीछे क्लासें आप देखेंगे वीडियो में, तो उसमें बताई बहुत सारी बातें, ये बताएं कि यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल भेदभाव नहीं हो। किस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए अनुच्छेद 15 कह रहा, तो इसमें बेटा 5 आधार हैं। कितने आधार हैं? 5 आधार हैं। वो कौन कौन से आधार हैं? जैसे देख लीजिए, कोई जात है, जात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसको लेकर भेदभाव नहीं किया वो भी बात करेंगे। फिर इसमें क्या कह रहा है? जन्म, ठीक है ना, जन्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर कह रहा मूल वंश, ठीक है ना, आप किस वंशज के हो, मूल वंश कहाँ के हो, क्या ना, मूल वंश आपका क्या है, तो इस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर इसके क्या कह रहा है? लिंग के आधार पे, किसके? लिंग, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मतलब जेंडर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 ये कह रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक। फिर क्या कह रहा है? जात, जन्म, और फिर बेटा एक बात और बेटा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कोई अगर मंदिर जा रहा, कोई घाट पे जा रहा, कोई मस्जिद में जा रहा, ठीक है ना, तो यहाँ पे धर्म को लेकर, है ना, कोई होटल पे जा रहा, तो भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आपका धर्म क्या है तभी आप होटल पे खाना खाने आएंगे, ऐसा दोनों है। मेरी बात समझ कि नहीं? कोई है ना, ये धर्म नहीं होगा कि हम मुस्लिम हैं तो या हम SC हैं तो हम होटल पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं किया गया। कोई अनुच्छेद 15 इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा है ये पूरी तरीके से, ठीक है ना। 5 आधार इसमें बताए गए। कितने आधार बताए गए? 5 आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब एक चीज़ इसमें एक कड़ी और जोड़ते हैं बेटा, एक कड़ी ये जोड़ते हैं कि अनुच्छेद 15 को थोड़ा सा और हम डिटेल पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 में और क्या क्या लिखा हुआ है तो समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 15 में बेटा यहाँ पे कुछ सब आर्टिकल दी गई हैं। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5). कुछ समझ नहीं आ रहा होगा बेटा, इसमें सब आर्टिकल मतलब क्लोज धाराएं जोड़ी गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमने संशोधन किया, संशोधन साथ साथ कुछ हमने यहाँ पे है ना जो
आधार हैं, 5 के आधारों पर यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आएगा कि भेदभाव कहीं हो सकता है, वो कहाँ हो सकता है। पहली बात देखते हैं 15(1) आर्टिकल इसकी क्या लिखा हुआ, देखो 15(4) से भी एसआई में यहाँ से क्वेश्चन आया था, अभी 15(4) से यहाँ पे एसआई में क्वेश्चन आया था। तो 15(1) में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा धर्म के आधार पे, मतलब धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मस्जिद गुरुद्वारा चर्च होटल कहीं भी हम जा सकते हैं, भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पर। फिर क्या कह रहा है 15(2) में क्या लिखा, स्थल, ठीक है ना, तो स्थल पे किसी को रोका नहीं जाएगा। वही बात फिर से आ रही, स्थल पे लेकर किसी को नहीं रोका जाएगा, ठीक है। घाट पे जा रहा है, स्थल है ना, किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहा है, कोई रोक रहा है तो क्या है, स्थल हो गया। और 15(3) में क्या कहा गया, 15(3) इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बढ़िया बच्चों और महिलाओं को लेकर यहाँ बात की गई। किसकी बात की गई, बच्चों को लेकर बात की गई और महिलाओं को लेकर बात की गई। तो महिलाओं को लेकर बात की गई, जैसे आप समझो इसको, बच्चों महिलाओं के लिए, जैसे हम अगर बस में सफ़र कर रहे हैं, ठीक, बस में सफ़र कर रहे हैं तो हम देखते हैं महिलाओं को सीट दे देते हैं, बिल्कुल देना चाहिए। और बच्चों को भी हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करते हैं, उनको कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे महिलाओं और बच्चों के लिए क्या हम कुछ विशेष छूट दे देते हैं, कुछ रियायत दे देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे महिला आयोग बना, पुरुष आयोग बना क्या, आप बताइए, पुरुष आयोग कोई बना नहीं बना, क्योंकि एक देखिए, एक जो हमारी जो प्रथा चल रही थी पीछे इतिहास में, तो इन महिलाओं के साथ है ना बहुत ज़्यादा गलत किया गया, बहुत ज़्यादा गलत सल्यूट किया गया, उनको सारा बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया कहीं भी। तो इसीलिए हम उनका उत्थान करने के लिए हमारा संविधान क्या कर रहा है, इक्वल लाना सभी को, क्योंकि सभी का उत्थान करना, सभी का विकास करना, बराबर लाना। जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सामाजिक तरीके से पिछड़े हों, चाहे वो शैक्षणिक तरीके से पिछड़े हों, चाहे वो राजनीतिक तरीके से पिछड़े हों, तो सरकारें आती रहती हैं, उनके लिए अलग अलग प्रावधान आरक्षण करती रहती, सीटों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आरक्षण करते हैं, जैसे हमने समाज में बहुत सारे करते हैं। तो शैक्षणिक और सामाजिक तरीके से, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, महिला आयोग, क्या बताया, महिला आयोग। तो महिला आयोग बना हुआ है, क्यों बनाया गया, आप समझ रहे हो कि महिलाओं की जन सुनवाई, आवाज़ उनकी उठाई जाए, उनके साथ कुछ गलत अत्याचार हो रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे 15(3) में विशेष बच्चों और महिलाओं के बारे में प्रावधान किया गया और इनके लिए क्या भेदभाव किया जा सकता है। अभी क्या था, भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन 15(3) में क्या भेदभाव किया जा सकता है। अब 15(4) क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 15(4). 15(4) में क्या लिखा हुआ है, देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, कब, 26 जनवरी 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया। लागू होने के बाद उस समय, उस दरमियान हमारा जो तमिलनाडु राज्य है वो अस्तित्व में नहीं था। कहने का अर्थ ये है कि तमिलनाडु राज्य मेरा मद्रास प्रांत में है ना था। तो मद्रास गवर्नमेंट ने एक सांप्रदायिक आदेश जारी किया। उस सांप्रदायिक आदेश ये जारी किया कि सीटों को लेकर आरक्षण दिया जाए। देखिए, शैक्षणिक की बात कर रहा हूँ मैं, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। तो शैक्षणिक रूप से यहाँ पे सीटों को लेकर लोअर एजुकेशन में, कहाँ, लोअर एजुकेशन, BA BSc इस तरीके से हम काम है ना। तो ये क्या है, मेरा लोअर बीटेक, तो ये मेरा लोअर एजुकेशन है। यहाँ पे सीटों को लेकर आरक्षण की बात की गई। किसकी बात की गई, आरक्षण की बात की गई। तो यहाँ पे सांप्रदायिक आदेश जारी कर दिया मद्रास प्रांत ने। जब सांप्रदायिक आदेश जारी हो गया तो बेटा इसमें हुआ क्या, एक लड़की थी जिसका मेडिकल में दाखिला नहीं हो पाया। तो उसने क्या काम किया, जब मेडिकल में दाखिला नहीं हो पाया तो इसने क्या काम किया कि कोर्ट में चैलेंज कर दिया, रिट दायर कर दी। जब रिट दायर कर दी तो सुप्रीम कोर्ट के इस पर एक्शन में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सांप्रदायिक आदेश रद्द किया जाए, ये सांप्रदायिक आदेश रद्द किया जाए। फिर आगे चर्चा रही बहुत लंबी। बाद में हुआ क्या बेटा, प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में, कब की बात कर रहा हूँ, प्रथम संविधान संशोधन, देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन कब, 1951, कब, 1951 की बात कर रहे हैं। 1951 के तहत यहाँ पे नई धारा 15(4) जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई, 15(4) नई धारा जोड़ी गई और उसमें ये क्लियर कर दिया गया कि लोअर एजुकेशन में जो सीटों का आरक्षण है, SC ST OBC, उनको यहाँ पे सीटों का आरक्षण दिया जाए। तो भैया ये चीज़ याद रखना, SC ST OBC के लोअर एजुकेशन में यहाँ पे सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। कब किया गया, 1951 में। कौन था संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन था। क्लियर। अब बात करते हैं 15(5), नई एक धारा यहाँ पे देखते हैं 15(5। ये क्या कहती है, देखिए हमें लोअर एजुकेशन में आरक्षण मिल गया SC ST OBC के लिए, लेकिन यहाँ पे हायर एजुकेशन में हमें आरक्षण नहीं मिला। क्या, रिजर्वेशन नहीं लिया, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिला। तो हायर एजुकेशन की बात करें बेटा, किसकी बात करें यहाँ पे, हायर एजुकेशन, किसकी बात करें, हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में अगर देखें तो हायर एजुकेशन में यहाँ पे 2006 में एक मामला उठा, कहाँ, दिल्ली में, एम्स में।
दिल्ली में 2006 में एम्स का मामला उठा हायर एजुकेशन मांग के लेकर। तो बड़ा आंदोलन चला। जब बड़ा आंदोलन चला तो इसमें क्या किया कि संसद ने क्या काम किया, एक नया संशोधन किया 2006 में। वो कौन सा संविधान संशोधन? 93वां संविधान संशोधन किया। कौन सा किया? 93वां संविधान संशोधन तहत हायर एजुकेशन में SC ST OBC के लिए आरक्षण की बात की गई। किसकी की गई? SC ST और OBC के लिए, है ना, हायर एजुकेशन में सीट्स को लेकर आरक्षण की बात की गई, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से। तो हायर एजुकेशन में यहाँ पे हमें आरक्षण मिल गया। दैट्स, है ना, क्लियर। इतनी बात समझ में आई। हमने 15(1) में क्या बताया? धर्म, 15(2) में स्थल, 15(3) विशेष बच्चों महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, भेदभाव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जाए। 15(4) में हमने लोअर एजुकेशन की बात की, जिसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हमने क्या काम किया, यहाँ पे ST SC OBC के लिए सीटों के लिए आरक्षण की बात की। 15(5) में यहाँ पे हायर एजुकेशन मिल गया। ओके, इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? समानता पढ़ रहे हैं ना, समानता का अधिकार हम लोग अनुच्छेद 15 में पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार, ठीक है ना, अनुच्छेद 15, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 15 के बाद अनुच्छेद 16 क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 16 देखिए, यहाँ पे लोक नियोजन की बात की गई। किसकी बात की गई? लोक नियोजन की बात की गई। तो लोक नियोजन की बात की गई, यहाँ पे किसकी बात की गई? लोक नियोजन। ये क्या होता है? मतलब यहाँ पे सरकारी नौकरियों में अवसर की बात की गई। किसकी बात की गई? सरकारी नौकरियों में अवसर की बात की गई, लोक नियोजन की बात की। गवर्नमेंट नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आरक्षण की बात की गई। 16 में ही आरक्षण की बात की गई। OBC को भी मिला यहाँ पे, SC ST को भी आरक्षण की बात की गई, ठीक है ना। सरकारी नौकरियों में यहाँ पे प्रतिनिधित्व की बात की, विशेष कुछ यहाँ पे अधिकार दे दिए जाएंगे, तो उनकी बात करेंगे 16 में। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, पहले हमने 15 में क्या पढ़ा था? 5 आधार थे, भेदभाव नहीं होगा। 2 इसमें और ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से ऐड होंगे? यहाँ पे कौन कौन से ऐड हो गए? तो 2 यहाँ पे और यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा, 2 और ऐड हो जाएंगे। तो एक हो जाएगा उद्भव के आधार पर। किसके आधार पर? उद्भव के आधार पर। और एक मेरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा मेरा हो जाएगा क्या? दूसरा मेरा निवास के आधार पर। किसके आधार पर? निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। निवास के आधार पर क्या नहीं? भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 इसके पहले हमने बता दिए, जन्म, मूल वंश, लिंग, है ना, धर्म, है ना, जन्म स्थान। इसके बाद यहाँ पे 2 और इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 2 बराबर कितने हो जाएंगे? टोटल यहाँ पे 7 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अधिकार हो जाएंगे। 7 तरीके से यहाँ जो कंसेप्ट रहेंगे उनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं 16 को। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की बात करता है, ठीक। तो क्या किसके 5 आधार? जन्म, है ना, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, है ना, लिंग, उद्भव के आधार पे, है ना, निवास के आधार पे क्या रोजगार देते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मैंने पढ़ लिया। रोजगार देते समय सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों सरकारें क्या भेदभाव नहीं करें, या कोई प्राइवेट संस्था हो वो भी भेदभाव नहीं कर सकता। 7 आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब इसको समझते हैं। इसमें एक नई आर्टिकल मुझे पढ़ना है, कौन सी? 16(3). देखिए 16(3) क्या कह रही है कि भेदभाव किया जा सकता है, राज्य चाहे तो भेदभाव कर सकती है। 16(3) में लिखा हुआ है भेदभाव कर सकती है, मतलब भेदभाव करने के लिए जहां पर विशेष अधिकार दे सकती है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर विशेष अधिकार दिया गया है, 16(3) में लिखा हुआ है। 16(3) में क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। देखिए 2012 में क्या किया गया? 2012 में बेटा यहाँ पे 58वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ? 58वां संविधान। कौन सा संशोधन हुआ? 18वां संविधान हुआ। 58वां संविधान। तो 58वां संविधान के तहत हुआ क्या? 58वां संविधान के तहत हुआ क्या? एक नई आर्टिकल जोड़ी गई 371 जे। कौन सी जोड़ी गई? 371 जे जोड़ी गई। इस 371 जे में ये क्लियर किया गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ विशेष संशोधन करके विशेष अधिकार दिया जाए। रोजगार क्षेत्र में क्या दिया जाए? विशेष अधिकार, विशेष आरक्षण दिया जाए। मैं विशेष की बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर बात बोल रहा हूँ, विशेष अधिकार दिया जाए। तो बेटा विशेष अधिकार है ना जो, वो कहाँ दिए गए? पहली बार वो कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हैं, जो बीदर है, बेल्लारी है, गुलबर्ग है, यादगीर है, ऐसे क्षेत्र हैं, रायचूर है, ये ऐसे जिला हैं जहाँ पे विशेष कुछ
है ना, दे दिया गया अधिकार, जो विशेष अधिकार दिया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिछड़े होंगे लोग। वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सरकारी नौकरियों में लोगों कोई लोग होगा ही नहीं, तो ऐसे लोगों को हमें क्या रोज़ सरकारी नौकरियों में लाना है, क्योंकि उनको भी एक हमें मुख्य धारा में जोड़ना है, तो उनका भी विकास करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वल करना। हम क्या पढ़ रहे हैं, समानता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, समानता पढ़ रहे हैं, तो समानता का अधिकार हो गया। तो 2012 में 98वां संविधान, उसके तहत हमारी नई धारा जोड़ दी गई, कौन सी, 371J। इसमें क्या दे दिया गया, विशेष है ना, नौकरियों में कुछ आरक्षण दे दिया गया है। इतनी बात समझ आई। अब एक और नई धारा में पढ़ना है, 16(4). ये क्या कहती, 16(4) क्या कह रही है, समझो इसको। 16(4) में कुछ बात कही गई है। 16(4) में ये कही गई बात कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। जब पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके लिए क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कानून संसद बना सकती है। कानून कौन बनाएगी, यहाँ पे कानून कौन बनाएगी विशेष आरक्षण के लिए, तो वो बनाएगी संसद को ही राइट है और किसी को राइट नहीं है। यहाँ पे 16(4) में क्या कहा गया, 16(4) में ये कहा गया कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसके लिए क्या करेगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 340 के तहत, याद कर लीजिए, अनुच्छेद 340 तहत क्या करेगा, किसी आयोग का गठन करेगा, और उस आयोग का गठन के बाद जो भी आयोग सिफारिशें रिकमेंडेशन करेगा, उन रिकमेंडेशन को रखा जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस पे अपना अमल करेगा। समझ मारा कि राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति पे से ध्यान देगा, इस पे इसकी सिफारिशें सुनेगा। तो 340 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो आयोग का गठन करेगा। तो सबसे पहला आयोग गठन किया गया था, वो किया गया था काका कालेलकर आयोग। कौन सा, काका कालेलकर आयोग, जिसने अपनी 1953 में क्या किया बेटा, 1953 में काका कालेलकर का गठन किया गया, और 1955 में इसने अपनी आयोग ने सिफारिशें दी, जो सिफारिशें रद्द कर दी गई, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार थी। किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, और मोरारजी देसाई की सरकार चली जाएगी 1979 में। फिर इसके बाद क्या, इंदिरा जी की सरकार आ जाएगी, और इंदिरा जी की सरकार आने फिर भी अमल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बीपी मंडल बनेगा, ठीक है ना, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बनेगा, वो भी अपनी आयोग देगा, वो भी रद्द हो जाएंगी। फिर आगे चल के 1980 में एक आयोग बनेगा, ऐसे तमाम आयोग बनते रहेंगे, और फाइनली एक आयोग बनेगा बीपी मंडल, मतलब विश्व प्रताप सिंह प्रधानमंत्री आएंगे, तो उनके यहाँ पे बीपी मंडल बनेगा, विश्व प्रताप सिंह। तो यहाँ पे क्या होगा, विश्व प्रताप सिंह मंडल के द्वारा ये सिफारिशें मान ली जाएंगी, और बेटा 1993 में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान यही किया गया है अनुच्छेद 16(4) में। किसके लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे 27% आरक्षण जो दिया गया है वो यहीं से दिया गया है। इतनी बात समझ में आई। तो अनुच्छेद 16 आपको बखूबी अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 17 पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, अनुच्छेद 17। जल्दी से देखिए अनुच्छेद 17 और 18, ठीक। अनुच्छेद 17 क्या है, देखिए इसमें सीधी सी बात समझो, यहाँ पे छुआछूत की बात कर रहा है। किसकी बात करता, अस्पृश्यता का अंत कर रहा है। किसका, अस्पृश्यता का अंत, किसका अंत, अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, एंड ऑफ द अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत की बात कर रहा है, मतलब छुआछूत की बात कर रहा है। अगर इतिहास में काल देखें तो आप ऋग्वैदिक काल के देखिए, ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, ऋग्वैदिक काल में जब आर्य आए तो आर्यों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, मतलब वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार बनाई। क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है ना, 4 वर्ण व्यवस्था बताई। लेकिन ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जटिल नहीं थी, ब्राह्मराज था एक तरीके से, क्योंकि सबको बराबर का इक्वल था, ठीक है ना। यहाँ पे महिलाओं की भी स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल को 2 पार्ट में बांटा गया है इतिहासकारों ने, तो ऋग्वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल जो रहा है उसमें क्या होगा, महिलाओं की स्थिति गिरेगी, शूद्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा गिरेगी। आगे चल के क्या होगा, 2 ऐसे शख्स आएंगे इतिहास में, कौन कौन से, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। दोनों ने शूद्रों की स्थिति सही करने के लिए एक जन आंदोलन किया और उनको सभाओं में बुलाया और इक्वल किया उनको, है ना, यहाँ पे दिया। फिर बाद में अगर देखें, गुरु नानक साहब ने किया, कबीर दास ने भी किया, ठीक है ना, यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने भी किया, महात्मा गांधी ने भी किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे महान लोग आए जिन्होंने
यहाँ राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ा काम किया था, जो है ना सती प्रथा उन्मूलन किया। तो ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनको है ना खत्म करने का काम किया, फिर भी नहीं खत्म हुआ, अभी भी कहीं कहीं समस्या है। तो बाद में क्या काम किया कि यहाँ पे 1906 की बात करें, अखिल भारतीय अछूत समाज की स्थापना अम्बेडकर साहब ने कर दी, और अम्बेडकर साहब ने एक बड़ा आंदोलन चालू किया, एक बड़ा काम किया, और यहाँ से इंडिया से लेकर ब्रिटेन तक अपनी मांग करी SC ST के लिए। ये बात रही। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने भी हरिजन समाज के लिए हरिजन बोला था, ठीक है ना, हरिजन पत्रिका छापी थी। तो ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो अछूतों या SC ST के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अस्पृश्यता का अंत कौन कर रहा? अनुच्छेद 17 याद रखेंगे आप बिल्कुल। इसके बाद बढ़ते हैं अनुच्छेद 18। किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। किस क्या बोल रहा है? उपाधियों का अंत। क्या बोल रहा है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब क्या हुआ? पहले क्या था? आज़ादी के पहले हम उपाधि लेते, राय साहब, खान साहब वगैरह वगैरह बहुत सारी लेते थे, लेकिन बाद में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने ऐसी समस्याओं को खत्म कर दिया। केवल 2 ही क्षेत्र हैं जहाँ पे उपाधि ले सकते हैं, वो क्या है? शिक्षा और सेना। शिक्षा और सेना में उपाधियाँ ले सकते हैं, बाकी बात हम कहीं भी देखेंगे तो कहीं भी उपाधि नहीं ली जा सकती। एक चीज़ और याद रखना बेटा कि इसमें जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे पद्म विभूषण हो, चाहे पद्मश्री हो, जितने भी दिए जाते हैं अवार्ड भी अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी रखना है कि इसमें किसी भी देश से हम उपाधि नहीं ले सकते। कोई है ना, कोई अंतर्राष्ट्रीय देश है तो वो हम वहाँ से उपाधि नहीं ले सकते। बस इतनी बात आपको याद रखना। अच्छा, बस इतनी रखते हैं। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़बरदस्त शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो और फैला दो इसको, ठीक है ना। जय हिंद।